हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि कल हमारा जो है वो लिटरेचर का सीरीज़ चल रही थी, और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस में उन्होंने कुछ भी नहीं खोला है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, तो मैंने जो हिसाब लगाया है वो यही है कि जो बीए के सिलेबस में जो राइटर्स दिए हुए हैं वही शायद पूछे जाएंगे, और हर एज का जो फेमस राइटर है वो पूछा जाएगा। जैसे कैसे पूछा जा सकता है ये आप देखिए। देखिए, जैसे 14th सेंचुरी का चौसर है तो चौसर में से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग एलिजाबेथन एज पे आते हैं तो स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मार्लो है, शेक्सपियर है, और हर एज के जो इम्पोर्टेंट है मिल्टन है, फिर उसके बाद ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप, और जब हम रोमांटिक एज पे पढ़ते हैं तो वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, बायरन भी एक उसमें हुए हैं, चार्ल्स लैम्ब, और जो जिसमें भाई थोड़ा बहुत जो है, मुझे नहीं लगता कि इससे जो लगे हुए हैं राइटर्स उनसे अलग कुछ पूछा जाएगा। हालांकि दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग, मगर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप एजेस को ठीक से पढ़कर उसके राइटर्स को, जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जो विभिन्न बीए के सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उनसे जो है हो जाए, क्योंकि दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग। अब मुझसे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस बता दीजिए, जब उन्होंने ही नहीं मेंशन करा तो मैं क्या बताऊँ। बट एक जो है एक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो हैं वो एजेस में से जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे, वो ही राइटर्स जो हैं वो उठाएंगे। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक मिनट ज़रा वो बुक दे देना ज़रा। तो मुझे जो लगता है कि कौन कौन से राइटर्स पूछे जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो प्रिपेयर कर लीजिए, चौसर है, थोड़ा थोड़ा मतलब ज़रा सा, ऐसा मत करिएगा डिटेल में। बहुत सारे अगर राइटर्स ले लेंगे तो डिटेल में प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, पोप। अब आप सोच रहे होंगे मैं उल्टे सीधे लिख रही हूँ कि कोई सा किसी एज का, ये मैं एक उससे बता रही हूँ जो जो किसी भी उसके जो मेन राइटर्स हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ। चार्ल्स लैम्ब। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में इनको प्रिपेयर कर लिया जाए, जैसे विक्टोरियन एज का टेनिसन और हार्डी, आर्नल्ड, और आर के नारायण। ये मुझे लगता है कि ये राइटर्स अगर हम प्रिपेयर कर लें, एक इंडियन मैंने राइटर लिया है, तो शायद इनसे जो है वो काम जो है हमारा चल जाएगा कि इन्हीं में से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकालने और वो बनाने बहुत आसान है। व्हाट आई फील। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या मैं कोई उसमें वो नहीं हूँ कि मुझे सब चीज़ पता होगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक अंदाज़ा लगाया है कि शायद इन राइटर्स में से पूछा जा सकता है। तो चलिए, अब जो इसीलिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ के इलेबोरेट करना है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। जो लोग लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, या लेक्चर नंबर 16 है, 1 से लेकर 15 तक का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आई एम सॉरी कि मैं ग्रामर के लेक्चर्स नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना टाइट शेड्यूल हो रहा है कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपसे वादा करा, मगर मैं ग्रामर के लेक्चर के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे ग्रामर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और कोशिश करूँगी कि संडे में आपके लिए जो है लंबा जो है वो ग्रामर का लेक्चर बना दूं, बट अभी बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ ऐसा आई एम जस्ट शोइंग इट ऑफ, मगर ये सिर्फ जो है आप लोगों को बताने के लिए। और एक और चीज़, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा। सारी एक एक चीज़ है, सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगी। अब सेंचुरी ख़त्म, बस हिस्ट्री का लेक्चर्स ख़त्म कर दूं, कुछ दिन तक लगातार आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करवाऊंगी। तो प्लीज़ जो है
विश्वास करिए, जो मैंने आपसे कहा इलेबरेट करते रहिए, तो जो राइटर्स मैंने लिखे हैं उनको भी आप सर्च करिए, ऐसा जो है। अब मैंने कल आप लोगों को रोमांटिक एज के बारे में, तो मैंने इससे 14th लेक्चर में रोमांटिक एज के बारे में बताया। उसके बाद कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ रोमांटिक राइटर्स के बारे में बताया, एल्डर रोमांटिक्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे के बारे में। यंगर रोमांटिक्स में मैंने बायरन तक बता के जो है वो छोड़ दिया था। आज मैं आपको उसी से आगे जो है वो करवा रही हूँ यंगर रोमांटिक्स में, रोमांटिक एज के। तो जो भी कोई ये लेक्चर देख रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है, तो आप इससे पहले का पार्ट ज़रूर देख लें। तो यंगर रोमांटिक्स में मैं अब आपको जो राइटर करवाऊंगी, मुझे बेहद में पसंद जो राइटर है यंगर रोमांटिक्स, दो मुझे बहुत ही पसंदीदा मेरे राइटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ शेले, पी.बी. शेले। पहले शेले के बारे में ही बता देती हूँ और उसके वर्क के बारे में साथ के साथ लिखती जाती हूँ, जिससे आपको भी कोई और फिर समझा दूँगी। पी.बी. शेले 4 अगस्त 1792, 8 जुलाई 1822। He got the nickname Mad Shelley at Eton। आज पहले मैं लिख रही हूँ, समझाऊंगी बाद में। मैं सोचूं पहले लिख दूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा दूँ। चलिए पहले यहाँ तक जो है शैले के बारे में आपको बता के ये कुछ लिख भी दिया है, तो यहाँ पे सामने खड़े होकर मैं आपको बता देती हूँ। पर्सी पी.बी. शैले। अब ये पी.बी. शैले कौन थे, क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि देखिए भाई, पी.बी. शैले एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी, सर टिमोथी के बेटे, बहुत ही अच्छे परिवार में जो है पैदा हुआ। शैले के मन में बचपन से ही जो है वो रिवोल्ट की भावना जो है वो भरी हुई थी। शैले का ये मानना था, शैले बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ फ्री लव, वट एवर इज़ ब्यूटिफुल, जो कुछ भी खूबसूरत है वो प्रेम करने लायक है, ये शैले की फ़िलॉसफी थी। और शैले ने इस फिलॉसफी को अपनाया भी, अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक अपनाया। शैले एक जब ईटन में गया था तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बुली किया जाता था, और उसके जो एक फिट्स जो है उसके पड़ते थे, जिसे शैले बेट्स कहा जाता था। और शैले को अचानक से पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति की वजह से उसको एक निकनेम दिया गया था, मैड शैले, ईटन में। और शैले के फादर उस पर एक समय तक काफ़ी प्राउड फील करते थे जब उसने जेस्टोलॉजी नाम का जो नावल है वो लिखा था, और ये उसका फर्स्ट नावल था उसका, जेस्टोलॉजी। और उसके फादर बहुत प्राउड फील करते थे। और जब वो ऑक्सफोर्ड गया तो उसकी दोस्ती हुई हॉग से, और दोनों के दोनों एकदम सेम लाइक थे। तो दोनों ने जो है ऑक्सफोर्ड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एक जो यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है रोमन कैथोलिसिज्म का जो है वो काफ़ी कुछ जो है उसमें मतलब
इट इज़ इनटू इट, रोमन कैथलिसिज्म से जो है वो भरी हुई जो यूनिवर्सिटी है, जो कि अपने इसके लिए जानी जाती है, वहाँ जाके महाराज ने लिखी द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म, एक पैम्फलेट था। नेसेसिटी ऑफ अथीज्म का मतलब है क्यों अनीश्वरवाद को मानना आवश्यक है, बस। उसके फादर को जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बुलवाया और जो है शेले को एक्सपेल्ड जो है वो कर दिया गया केवल यही पैम्फलेट लिखने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। शेले एक हैरियट वेस्टब्रुक नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया, जो कि उनके सोशल स्टेटस से काफ़ी जो है जिसका नीचा था। उसके फादर एक कैफ़े ऑनर थे और वो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी से बचाने के लिए उसके साथ भाग गया और वहाँ पर उसने हैरियट वेस्टब्रुक के साथ जो है हैरियट वेस्टब्रुक के साथ उसकी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी और अपनी पत्नी के रहते हुए ही वो पॉलिटिकल जो एक अनार्किस्ट थे विलियम गॉडविन, जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है पॉलिटिकल जस्टिस। शेले उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था विलियम गॉडविन से, और जब उसने उसकी बेटी मैरी शेले को देखा तो वो प्रभावित तो था विलियम गॉडविन से, और मैरी शेले के साथ जो है वो दूसरी बार मैरी शेले के साथ जो है वो भाग गया। ड्यूरिंग दिस टाइम उसके पत्नी ने आत्महत्या कर ली और तब उसके बाद उसने जो है मैरी शेले से शादी करी। ये सब चीज़ें बड़ी वैसी वो हैं इसमें जो बस ये बताने के लिए हैं। शेले ने अपनी जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो लिखी हैं उसने जो क्वीन मैब है वो उसकी पहली इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कच्ची पक्की सी रचना है क्वीन मैब। और उसके बाद उसने लिखी है देखिए क्वीन मैब के बाद लाओन एंड सितना, जो कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से जो है वो आई थी। शेले ने अपनी पत्नी मैरी शेले के जो नावल फ्रैंकेनस्टीन और मॉडर्न प्रोमेथ्यूस के लिए प्रीफेस भी लिखा है। आपको पता है कि फ्रैंकेनस्टीन को प्रीकर्सर कहा जाता है, हालांकि ये गोथिक नावल है लेकिन इसे प्रीकर्सर कहा जाता है साइंटिफिक फिक्शन का। तो और शेले के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं आप देख लीजिए। एलिजाबेथ, ये देख रहे हैं आप, क्वीन मैब उसकी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि एलिजाबेथ हिचनर से प्रभावित होकर उसने लिखी थी, एक स्कूल टीचर थी। मैंने कहा ना आपको, शेले बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ फ्री लव, तो ये उससे प्रभावित होकर उसने लिखी है। नेसेसिटी ऑफ अथीज्म लिखी थी, मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड में, ये एक पैम्फलेट था 1811 में। बाकी कौन कौन से उसके वर्क है मैं ये लिख रही हूँ। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो जरा मैं आगे बढ़ के इसके वर्क्स, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो डेट समेत लिख रही हूँ, देख लीजिए। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, (1815), मोबला 1816, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसको बोलते हैं अ पोएम इन 12 कैंटोस, ओजमेंडियस 1818। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारे वर्क्स तो मिसिंग है, जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने लिख लिया। और जैसे मैं इसमें बता भी रही हूँ, एडोनिस ये जो है ये लिखा है उसने, इट्स एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ये कीट्स की मृत्यु पर उसने लिखा है, ये एलिजी है एडोनिस। चलिए यहाँ तक तो ये हुआ कि शेले के इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इसके बारे में बताया शेले। अब आप लोगों को ये कुछ राइटर्स हैं, थोड़ा थोड़ा इनके वर्क्स के बारे में आप लोग जो है वो
पता लगा सकते हैं कि एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिड, बहुत डिटेल में नहीं करना है, इनके डेट्स याद रखने हैं, इनमें कितने कैंटोज हैं, कितनी लाइंस हैं, केवल वो आपको याद जो है वो रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ देखते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अब मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी सैटेनिक स्कूल, ठीक है, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, ये टर्म किसने दिया है? एक्चुअली दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट साउदे। And he gave this term to poets headed by Byron and Shelley। और किस में दिया था उसने उसका? विजन ऑफ जजमेंट। He gave this term in Vision of Judgment, 1821। अब क्या है ये सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, इसके बारे में समझ लीजिए। सैटन मीन्स रिलेटेड टू शैतान, शैतान से संबंधित, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। ये जो टर्म है रॉबर्ट साउदे ने अपने वर्क अ विजन ऑफ जजमेंट में दिया था। रॉबर्ट साउदे जो ये एल्डर रोमांटिक्स थे ना, इनका ये मानना था, दे बिलोंग टू ओल्ड स्कूल, कि उनका ये मानना था कि प्राउड और बहुत ज़्यादा कि एक्सेसिव प्राइड और ये जो किसी भी प्रकार के नियम को ना मानना, ये कहीं ना कहीं जो है वो सैटेनिक क्वालिटीज़ है। सैटन यानी कि शैतान की क्वालिटीज़ है। एक्सेसिव प्राइड इज़ द क्वालिटी ऑफ सैटन। अब पता नहीं उन्हें ऐसा लगता था, हो सकता है कि ये सही भी हो। अब किसी के पास कुछ होता है तो घमंड आना तो एक नेचुरल चीज़ होती है। तो एक्सेसिव प्राइड जो है वो सैटन का द्योतक है। तो उसने ये जो बायरन और शैले, जो कि किसी भी फिलॉसफी को मानने वाले नहीं थे, जो फ्री लाइफ, फ्री फिलॉसफी, किसी भी नियम कानून को नहीं मानने वाले थे, तो रॉबर्ट साउदे को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उसने ये टर्म दिया सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। किसे दिया? ऐसे पोएट्स को जिनको हेडेड किया जाता था बायरन और शैले के द्वारा। बेचारा कीट्स में फालतू में आ गया था, वो तो बेचारा बहुत सीधा साधा सा इंसान था। तो ये टर्म जो है वो रॉबर्ट साउदे ने दिया, और किस में दिया है? अपने विजन ऑफ जजमेंट में। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कीट्स से संबंधित है। ये टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये टर्म दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स ने दिया है, जॉन कीट्स ने। और किसके लिए यूज़ किया गया है? शेक्सपियर के लिए यूज़ किया है। अब ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स कि वेन एवर यू वॉच एनी थिंग, वेन एवर यू रीड एनी राइटर, तो जब आप उसकी पर्सनैलिटी, उस राइटर की पर्सनैलिटी जो है वो हट जाती है, और जो वो कैरेक्टर्स हैं वो अपने लिए अपने आप बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है वट एवर इज़ हैपनिंग, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी उभर कर आती है, ना कि राइटर की, तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक और टर्म है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, जिसका मतलब होता है कि जो वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ करा गया है कि जब राइटर की पर्सनैलिटी हैवी रहती है, तो दैट इज़ ईगोटिस्टिकल सबलाइम। नेगेटिव कैपेबिलिटी कि जब राइटर की पर्सनैलिटी गॉड हो जाती है और कैरेक्टर्स जो हैं, जो कर रहे हैं, कैरेक्टर्स हावी हो जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब जो आपके सामने हो रहा है आप उसको मान लेते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू कीट्स ये फिलॉसफी पाई गई थी, ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी थी ये शेक्सपियर में थी। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है, कीट्स ने दिया है। किसके लिए दिया है? शेक्सपियर के लिए जो है वो यूज़ किया है। तो ये देख लीजिएगा, सैटेनिक स्कूल, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये टर्म कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, राइटर्स जो हैं वो ओपन नहीं करे गए हैं, लिटरेरी टर्म्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं करा गया है। थोड़ा सा आप लोग जो है ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे हाथ जो है वो अपना मजबूत कीजिए, क्योंकि दैट विल कवर काफ़ी जो है काफ़ी इट विल कवर अ मेजर पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कीट्स के तरफ चलते हैं। तो चलिए जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जॉन कीट्स कौन थे, क्या था। जॉन कीट्स वॉज द सन ऑफ अ स्टेबल कीपर। जॉन कीट्स जो है वो स्टेबल कीपर, एक गरीब घर का लड़का था, स्टेबल कीपर का बेटा था। हालांकि कीट्स ने अपने जीवन काल में काफ़ी इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त करी है। उसको सबसे पहले जो कहा गया था, उसके लिए टर्म यूज़ किया गया था कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। ये किसने करा था? ये जो ब्लैकवुड मैगजीन जो है उसके द्वारा यूज़ किया गया था। अब ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का मतलब क्या होता है? कॉकनी जो एक लंदन के पास जगह है, देहाती जो है जिसको जो डायलेक्ट होता है, उनका ये मानना था कि कीट्स ने जिस प्रोफेशन के लिए डिग्री ली उसे वही करना चाहिए था, ना कि अपने आप को कविताओं में जो है वो डुबो देना चाहिए था। कीट्स ने एपोथेकेरी यानी कि जो है फार्मासिस्ट की डिग्री जो है वो ली थी, मगर उसने उसे प्रैक्टिस नहीं करा और उसने जो है अपने आप को कविताएं लिखने में जो है वो समर्पित कर दिया। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। उसके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है 1819, जब वो फैनी ब्राउन से मिला, जब उसने अपने करियर की बेस्ट पोएम्स जो हैं लिखी। हालांकि कीट्स को अपने जीवन काल में बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि जितने भी जो राइटर जो ये एडिटर्स थे ब्लैकवुड और जो एडिनबर्ग जो ब्लैकवुड मैगज़ीन वगैरह जो भी लीडिंग मैगज़ीन्स थी, उनका ये मानना था कि क्योंकि एक्चुअली वही मैंने आपको बताया, एक पार्टी कल्चर चला आ रहा था, टोरीज वेग्स। तो एक्चुअली कीट्स जो है ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ले हंट, और चूंकि जो टोरीज वर अगेंस्ट हिम तो इसीलिए ले हंट के वो करीब था, तो ले हंट को निशाना बना के और कीट्स को भी परेशान जो है वो किया जाता था। और कीट्स जो है वो उसकी मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस से। उनके परिवार में ये बीमारी चली आ रही थी। जब फेनी ब्राउन से वो मिला था तो उसने उसको अपना डक डायमंड कह के संबोधित करा था। कीट्स की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से ही हुई, बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हुई। इस बीच में उसने अपने जीवन काल में कीट्स ने कहा है कि मैं वो हूँ जब मेरी मृत्यु के बाद मुझे फेम मिलेगा। ऐसा तो होता ही है कि जो लोगों को तब वैल्यू नहीं मिलती, उनके जीवन काल में उनके मरने के बाद ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और कीट्स की कब्र पे लिखा है, हियर लाइज द वन हुज नेम इज़ रिटन इन वाटर, कि यहाँ वो सो रहा है जिसका नाम पानी पर लिखा है। ये पॉइंट्स ना इसमें मैंने अपने नोट्स में नोट कर नहीं रखे थे, मगर जब मैं बोलती हूँ ना, बोलती चली जाती हूँ। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप जो बोलती हो वो भी लिख दिया करो। तो चलिए जो है कोशिश तो कर रही हूँ। जॉन कीट्स, ठीक है। अब जॉन कीट्स है 31 अक्टूबर 1795 एंड Feb 23 1821। He published only 54 poems. ये उसकी काफ़ी एंडीमियन जो है, काफ़ी उसकी
एक महत्वाकांक्षी पोएम थी जिसमें वो लिखना, लेकिन इसी के लिए उसे बहुत क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्लैकवुड मैगजीन अटैक्ड हिज दिस वर्क। इस वर्क को ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा अटैक किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया 1819 उसकी लाइफ का काफ़ी अच्छा जो है एक क्रिएटिव पीरियड था, उसमें उसने लिखी है ईज़ाबेल। अब इसके बारे में भी बता रही हूँ। ईज़ाबेल जो है ये जियोवनी बोकाचियो के डेकामेरॉन से प्रभावित है। जियोवनी बोकाचियो के डेकामेरॉन से प्रभावित है, ये लिख लीजिएगा, मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया है। और ईज़ाबेल का जो सबटाइटल है वो है पॉट ऑफ बेसिल और पॉट ऑफ बेसिल। अगर आपको इसकी कहानी जो, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी बता दूंगी मैं, तो ज़रा पहले यहाँ तक लिख लीजिए और उसके बाद मैं अब आगे बढ़ती हूँ। एंडीमियन में ये एक बहुत फेमस लाइंस भी हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसी की लाइंस हैं एंडीमियन की। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा सा और लिख देती हूँ, फिर एक साथ ही समझा दूँगी। ये तो जो मैंने बोला था ये सब समझा दिया था। एंडीमियन की फेमस लाइन में लिख रही हूँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जो लाइंस हैं ये एंडीमियन की हैं। एंडीमियन तो क्या 18 में है। लामिया एक्चुअली ये लिखी सब 1819 में थी, पब्लिश हुई थी 1820 में। लामिया, ईज़ाबेल, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, वो मैंने जो पहले लिखी थी वो रिटर्न डेट थी, तो 1820 में। ये एक 19 वो समय था जब फैनी ब्राउन से मिला था, उसने ये वर्क जो है वो कंपोज करे थे और पब्लिश हुई थी 1820 में। और इसके अलावा देखिए, लामिया ईज़ाबेल के बारे में मैंने बता दिया। इसकी जो कीट्स की एपिथैप है वो ये है, ये भी लिख देती हूँ, हियर लाइज द वन whose name is writ देखिए, इसके अलावा जो कुछ ओड्स हैं, ओड टू नाइटिंगेल, सब कंपोज करे गए थे 1819 में। ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइके, ये सारे जो हैं वो कीट्स के जो हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। और अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे जो ईज़ाबेल है और द पॉट ऑफ बेसिल, ये बोकाचियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। बोकाचियो का डेकामेरॉन क्या है? ये 100 टेल्स का एक कलेक्शन है और जिसमें जो है अराउंड 10 पीपल जो हैं वो एक एक कहानी जो है वो सुनाते, मतलब कहानी सुनाते हैं। चौसर का कैंटरबरी टेल्स भी इसी से प्रभावित है। तो ईज़ाबेल में एक कहानी है एक लवर्स की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सोशल स्टेटस की वजह से लड़की के भाई जो हैं वो उसको मार देते हैं, उसके लवर को, और उसकी बॉडी को जंगल में डाल देते हैं। और उसको सपने में उसका लवर जो है वो दिखाई देता है और वो उसके बॉडी के पास जाती है, उसका सिर काट कर उस पॉट, एक बेसिल का प्लांट लगाती है उसके ऊपर
और जब उसके भाइयों को ये लगता है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है इस प्लांट के प्रति, और जब वो उसको हटाते हैं तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, और वो दुख से जो है उसकी मृत्यु जो है हो जाती है इज़ाबेल की। तो ये कहानी है बोकाचियो के डेकामेरॉन से ली गई है। लामिया की कहानी, कीट्स जो है ही बिलीव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट, और ये एज भी ऐसी थी, रोमांटिक एज, जिसमें फीलिंग्स को जो है आप एक्सप्रेस करें इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू। तो इसमें जो लामिया है वो भी इसी तरीके का जो है एक सस्पेंस से भरा हुआ, और जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से एक स्टोरी है कि कैसे वो शादी जो है वो रूप बदल कर करती है, और अचानक से जब उसकी असलियत जो है वो सामने आ जाती है तो वो विच जो है के रूप में जो है वो बदल जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की जो कहानी है, कीट्स वॉज नोन फॉर हिज सेंसुअसनेस। कीट्स जब कोई कविता लिखता था तो एक एक उस ऐसा लगता था जैसे एक एक सेंस, यानी कि उसमें स्वाद भी आता था, दिखता भी था, सुनाई भी देता था। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो उसने लिखा है वो पोएम जो है उसमें उसने इमेजरी बहुत ही सुंदर जो है वो क्रिएट करी है। इट इज़ ऑल्सो ये रोमियो एंड जूलियट से प्रभावित है, बस उसकी हैप्पी एंडिंग है ईव ऑफ सेंट एग्नेस की, और दो जो परिवार हैं जिनके बीच में दुश्मनी है और जो है उनकी कहानी दिखाई है कीट्स ने इसमें, और वो कैसे ठंड की रात में जो है वो मैडलीन और प्रॉस्पेरो की, मैडलीन की कहानी जो है वो दिखाई है। और ईव ऑफ सेंट एग्नेस की जब एक ईव ऑफ सेंट एग्नेस होती है तो जब कोई जो है कन्या व्रत रखती है और उसके सपनों में उसके जो है राजकुमार जो है वो आता है, तो ये कहानी को, इस मिथ को जो है कीट्स ने अपनी पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में दिखाया। इसके अलावा ओड टू नाइटिंगेल, ये भी एक बहुत सेंसुअस पोएम है, ओड टू नाइटिंगेल, जिसमें उसने नाइटिंगेल को समर्पित करके ये पोएम लिखी है। ओड टू ग्रेशियन अर्न, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, और ओड टू ग्रेशियन अर्न में उसने ग्रेशियन अर्न को जो है अर्न यानी कि जिस अस्थि कलश के बारे में जो है वो बताया है। ओड टू साइकी जो उसका वर्क है उसमें उसने साइकी और क्यूपिड की कहानी जो है वो बताई है। और अब उसका जो एपिथैप है यानी कि जो शिलालेख है ये उसने खुद ही जो है, बाकी तो उसके बहुत सारे दोस्तों ने चीज़ें तैयार कर दी थी कि यहाँ वो व्यक्ति सो रहा है जिसका नाम पानी पर जो है वो लिखा है। तो ये मैंने अब आपको कुछ जो है राइटर्स, अब मैं राइटर्स जो हैं वो कवर करवा रही हूँ जिससे हर एज के जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो आई होप कि आपको ये राइटर्स जो हैं इनसे कुछ हेल्प मिले। इसमें बीच में कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।